जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवदत्त मिश्रा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और इस भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने शुरुआत किया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोगों ने शुरुआत किया है और हम लोग यह देखते हुए चल रहे हैं कि क्रमिक रूप से कैसे करके धीरे धीरे करके भारत का जो है संवैधानिक ढांचा कैसे खड़ा हुआ। ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे, शासन करने के दौरान ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां आई, ऐसी कौन कौन से तथ्य आए जिसकी वजह से जो है भारत में एक संविधान का ढांचा जो है खड़ा होता चला गया और बाद में हम देखते हैं कि भारत का संविधान एक मजबूत संविधान होकर के उभरता है। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह तीसरा लेक्चर होगा। हमने देखा था कि भारत में जो है सबसे पहले जो शासन कर रही थी वह शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने के दौरान जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद से भारत के शासन प्रबंधन का जिम्मा स्वयं ब्रिटिश रेजिमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने ले लिया और शासन सत्ता जो है हर मजेस्टी के नाम से संचालित होने लगा। हर मजेस्टी कहने का मतलब ब्रिटेन की महारानी के नाम से शासन व्यवस्था संचालित होने लगा। तरह तरह के कानून बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार तक पढ़ लिया है। हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। मतलब भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड मिंटो को। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था प्रदान कर दी थी, यानी मुस्लिमों का चुनाव केवल मुस्लिम ही कर पाएंगे। ठीक है, इसको कहा जाता था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया? लॉर्ड मिंटो को कहा गया सांप्रदायिकता का जनक, फादर ऑफ कम्युनलिज्म। अब आज जो हमारा क्रम है पढ़ने का, हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और इसके बाद के जो है संवैधानिक विकास के क्रम को हम लोग पढ़ेंगे। तो शासन व्यवस्था जो है 1919 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 जो आया, जिसको कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, उसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो यह किया गया कि जो भी शासन का जिम्मा है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। एक को बताया गया, मतलब जो है शासक व्यवस्था कहने का मतलब ये है जिसको कहते हैं विषय कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो है देश की सुरक्षा का जिम्मा यह क्या है? यह एक विषय है। जो है शासन का क्या है? यह एक सब्जेक्ट है। स्वास्थ्य हुआ, यह क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। शिक्षा हुआ। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में जो प्रशासन करने का, शासन करने का अधिकार था, उन अधिकारों को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक को जो है बताया गया कि इस बारे में कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और दूसरा बताया गया कि दूसरा विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ठीक है ना, कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। यानी केंद्र सूची और राज्य सूची के विषयों का बंटवारा हो गया 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना। और केंद्र की जो कानून बनाने की इकाई थी उसको कहा जाता था भारतीय विधायिका परिषद कहा जाता था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। उसको भी जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक को बोला गया राज्य सदन और दूसरे को क्या बोला गया? दूसरे को बोला गया विधान सभा। ठीक है ना, दूसरे को क्या बोला गया? विधानसभा। यह बिल्कुल
आधुनिक उसी व्यवस्था के तहत है जैसे एक जो अपना हाउस है जिसको बोला जाता है क्या, राज्यसभा, और दूसरे को क्या बोला जाता है, लोकसभा। तो ठीक इसी तरीके की व्यवस्था अपनाई गई किसमें, 1919 के अधिनियम में, जिसमें जो है जो लेजिस्लेशन था उसको जो है उसके दो हाउस बना दिए गए, दो सदन बना दिए गए। एक को कहा गया राज्य सदन, दूसरे को कहा गया विधानसभा। यानी एक क्या था, राज्यसभा जिसको बोला जाता था उच्च सदन, और दूसरा क्या था, निम्न सदन, जो लोगों का सदन था उसको विधानसभा कहा जाने लगा। और इनका चुनाव जो है, व्यवस्था की गई कि इनका चुनाव जो है सीधे प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव लोगों द्वारा कराया जाएगा, यह व्यवस्था की गई। और चुनाव में क्या व्यवस्था की गई, चुनाव में यह व्यवस्था की गई जैसे आज जो है हमारे आपकी आज की व्यवस्था में 18 साल का हर एक व्यक्ति जो है वोट देने का अधिकारी होता है, उसको वोट देने की आज़ादी मिलती है। तो उस समय जो है कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहला, जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी उनको वोटर बनाया गया कि ये समझदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। जो टैक्स जमा करते थे उनको वोटर बनाया गया। जो शिक्षित व्यक्ति थे उनको वोटर बनाया गया। कहने का मतलब जो है सीमित लोगों को जो है वोटर बनाया गया और उनके द्वारा जो है निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। किस पर, केंद्र और राज्य स्तर पर। राज्य पर भी क्या किया गया, राज्य सरकार में भी दो व्यवस्था बनाई गई। इसके विषयों का भी बंटवारा कर दिया गया। एक विषय जो है उसको बताया गया कि एक क्या होगा, रिजर्व होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है हस्तांतरित विषय होगा। क्या होगा, हस्तांतरित विषय होगा। रिजर्व विषय का मतलब ये हुआ जैसे पुलिस की व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था है। जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी वो जो है उन व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने जो है अपने हाथों में रखा और उन पर कानून सीधा जो है गवर्नर बनाता था। वो विषय क्या रहे, आरक्षित रहे। उन विषय पर भारतीय मंत्री जो है कोई बहस नहीं कर पाते थे। भारतीय मंत्रियों को जो विषय दिए गए वह जो है बहुत महत्वहीन विषय थे, जैसे सिंचाई वगैरह का विषय दे दिया गया और शिक्षा वगैरह का विषय दे दिया कि इन सब के बारे में जो है अधिकार किसके पास रहेंगे, भारतीय मंत्रियों के पास रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक समस्या और आई। भारतीय मंत्रियों को अधिकार तो दे दिए कि आप शिक्षा व्यवस्था संभालिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में उनको बजट देने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट के लिए वो फिर किसके पास जाते थे, बजट के लिए वो फिर जो है गवर्नर के पास डिमांड करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से यह जो है संवैधानिक ढांचा 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा लाया गया। इसको जो है हम लोग क्रमवार रूप से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखा गया है कि केंद्रीय विधान परिषद का स्थान दो सदनों ने ले लिया। एक को कहा गया राज्य परिषद, जिसको आज के संदर्भ में राज्यसभा कहा जाता है। दूसरे को कहा गया विधानसभा। नाम विधानसभा कहा गया, लेकिन काम वैसे ही करती है जैसे आज की लोकसभा जो है करती है। तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी, सबसे पहले तो उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक राज्य परिषद, दूसरा विधानसभा। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि सदस्यों का चुनाव जो है सीमांकित निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना सुनिश्चित किया गया और मताधिकार उनके लिए किया गया। निवास और संपत्ति, इन सब पर जो है, इन सब के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। और इस नियम के अधीन यह व्यवस्था की गई कि 8 प्रमुख प्रांत थे जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था। उनमें डुअल डायरकी सिस्टम शुरू किया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है डायरकी सिस्टम शुरू किया गया। डायरकी का मतलब जो है जो विषय थे, जो शासन के विषय थे, उनको दो भागों में बांटा गया। एक को सुरक्षित विषय कहा गया, मैंने अभी जैसे आपको बताया रिजर्व्ड, और दूसरे को क्या कहा गया, दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे और वह इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। इसका भारत के लोगों से कोई संबंध नहीं रहता था। जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो किसमें थे, सुरक्षित विषय में थे। पुलिस वगैरह जो है किसके विषय में थे, राज्य स्तर पर सुरक्षित विषय में थे। और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती थी।
मतलब भारतीय मंत्री भी जो है उस समय मंत्रियों का चुनाव राज्य स्तर पर होने लगा था, उनको भी जो है कुछ विभागों का बंटवारा किया जाता था जो कम महत्व वाले होते थे, महत्वहीन होते थे हस्तांतरित विषय में, उन विषयों को शामिल किया गया था। अधिनियम के प्रारंभ के 10 वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों के व्यवहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। कितने साल बाद? 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाना था जो इस पूरी व्यवस्था पर क्या करता है, जांच करता और फिर आगे जो है उसके संशोधन पर प्रस्ताव देता। लेकिन 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही 1927 में एक आयोग का गठन कर दिया गया जिसका क्या नाम था, साइमन आयोग। इसका काम क्या था? इसका काम था 1919 के अधिनियम की जांच कर यह सुझाव देना कि यह नियम भारत के लोगों के लिए कितना कारगर है, यह व्यवस्था में कितना फिट बैठता है। और 1919 के अधिनियम में एक बात और बताई गई थी जिसको मैं यहाँ भूल जा रहा हूँ, बता नहीं पाया। वह यह था कि 1909 के अधिनियम में केवल मुस्लिमों के लिए जो है अलग से निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी कि मुस्लिमों को केवल मुस्लिम ही वोट देंगे। 1919 में जो है इसका दायरा बढ़ा करके यह दायरा सिख और अन्य लोगों के लिए भी, सिख पारसी लोगों के लिए भी जो है यह कम्युनलिज्म का दायरा बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जो है मुस्लिमों से हटा करके सिखों वगैरह तक के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है ना। इस विधेयक में बहुत खामियां थी, जैसे इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। जिम्मेदार सरकार का मतलब यह है जो सरकार जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो। जनता का मतलब मंत्रियों के प्रति जवाबदेह हो जो है। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषयों में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे। जो राज्य के विधानमंडल थे वो बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के किसी विषय पर बहस नहीं कर सकते थे, तो भी कोई अधिकार नहीं मिला। अब आपको बहस करना है, कोई मुद्दा उठाना है विधानसभा में, तो आपको पता चला पहले से ही गवर्नर की अनुमति लेनी पड़ेगी। गवर्नर ने अनुमति नहीं दी तो आप बहस नहीं कर सकते, आप मुद्दा नहीं उठा सकते। तो कुल मिलाकर के जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया जा सका 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व इससे कायम रहा। वित्तीय शक्तियों के अभाव में हम आप देखते हैं कि वित्तीय शक्तियों के अभाव में मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास बजट नहीं था, बजट उनको मिलता नहीं था। फिर क्या किया गया? फिर मैंने आपको बताया कि 10 वर्षों के बाद साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन इस उद्देश्य से किया गया, साइमन आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि वह जो है 1919 के अधिनियम की जांच करेगा और सिफारिश देगा कि क्या संशोधन करके अगला अधिनियम भारतीयों के लिए लाया जाए। लेकिन इस अधिनियम में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और भारतीयों की यही मांग थी कि भारत के संबंध में कानून बनाया जाना है, उस कानून की जांच करने के लिए जो आयोग है उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। मतलब हम अपने लिए जो है जो कानून बनाया जा रहा है उसमें हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल है। तो इसका जो है इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही बड़ा विरोध हुआ। आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि साइमन गो बैक के नारे लगे जो है, लाहौर में जो है लाला लाजपत राय पर इतनी साइमन कमीशन का विरोध करने पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि लाला लाजपत राय जो है मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। कुल मिलाकर के साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया गया क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे और भारतीयों को यह स्वीकृत नहीं था कि अब ऐसी अवस्था आ गई है कि 1927 का समय आ गया है, ब्रिटेन को पूरी आज़ादी देनी चाहिए और ब्रिटेन जो है हमारे बारे में निर्णय लेगा, हमारे बारे में डिसीजन लेने जा रहा है कि यहाँ कौन सा कानून बने और हम में से किसी भी व्यक्ति को नहीं चुन रहा है। तो कुल मिलाकर के इसी कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है ना। और साइमन कमीशन द्वारा एक लोगों की यह मांग थी कि उस समय व्यवस्था यह उठी थी कि भारत को जो है डोमिनियन दर्जे का शासन व्यवस्था दे दिया जाए। डोमिनियन दर्जे का मतलब भारत का जो है महारानी कौन रहे? महारानी विक्टोरिया ही रहे या राजा जो है इंग्लैंड के ही रहे। ठीक है ना, इंग्लैंड के ही प्रधान रहे। जैसे राष्ट्रपति जो है भारत के न होकर के कहाँ के रहे? इंग्लैंड के रहे, इंग्लैंड की ही राजशाही रहे। लेकिन शासन व्यवस्था में क्या रहे? शासन व्यवस्था में ऑटोनॉमी रहे। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इस व्यवस्था को कहा जाता था डोमिनियन दर्जा। डोमिनियन दर्जे की जो है लोग मांग कर रहे थे। भारत के लोग उस समय तक आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे? डोमिनियन दर्जे की मांग कर रहे थे कि हमें जो है संवैधानिक रूप से आज़ाद कर दिया जाए
भले ही शासन जो है ब्रिटिश के नाम से चले, ब्रिटिश सरकार कहा जाए, लेकिन जो है क्या हो, हमें जो है संवैधानिक रूप से आज़ादी मिल जाए। लेकिन इस मांग को भी साइमन कमीशन ने ठुकरा दिया, जिसके बाद जो है भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग को अपना लिया कि अब भारत सरकार के नाम से चलेगी, सारा जो है जिम्मेदारी, जो भी कानून बनाना होगा भारत की जनता बनाएगी। कुल मिलाकर के पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हो गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का मांग पारित हो गया। फिर नेहरू रिपोर्ट आई। जब यही सब हो हल्ला चल रहा था, तो हो हल्ले पर जो है एक तत्कालीन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहने का मतलब जो है भारत मंत्री थे, जो भारत का मसला देखते थे इंग्लैंड में, लॉर्ड बिरकनहेड। कौन, उनका नाम क्या था? लॉर्ड, कहीं कहीं ऐसे कहा जाता है बिरकनहेड। तो बिरकनहेड ने जो है चुनौती दिया। उन्होंने यह देखा कि भारत के लोग क्या हुए हैं, बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब में बटे हुए हैं, तो ये लोग जो है कोई एक मत से कोई संविधान बना नहीं सकते। तो उन्होंने चुनौती दे दिया कि आप एक जो है सर्वमान्य संविधान बना करके दिखाइए, एक ऐसा संविधान बना करके दिखाइए जिसे आपके सारे दलों को स्वीकार हो, मुस्लिम लीग को स्वीकार हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार हो, भारत के पूरे समस्त जनता को स्वीकार हो, ऐसा एक कानून बना करके दिखाइए। ऐसी चुनौती किसने दे दी? लॉर्ड बिरकनहेड ने दे दी। इस चुनौती को जो है स्वीकार कर लिया गया और 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। किसके लिए? संविधान का प्रारूप बनाने के लिए। प्रारूप का मतलब संविधान कैसा होगा, उस ड्राफ्ट को बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं, किसकी? पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष, जो समिति ने रिपोर्ट दी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दिसंबर 1928 ईस्वी में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई। अब आप देख लीजिए, व्यवस्था ऐसी बन गई है कि वास्तव में जो है भारत के सभी लोग जो है एक कानून पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। किस बात पर थी? सांप्रदायिक समझौता जो है नहीं हो पा रहा था। जो मुस्लिमों वगैरह के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी, या सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, यानी मुस्लिमों का वोट पहले मुस्लिम करेंगे, उस व्यवस्था को जो है इस रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया और यह बताया गया कि यह जो है संयुक्त निर्वाचक जो है रहेगा, कोई अलग से किसी का धार्मिक आधार पर कोई निर्वाचन नहीं होगा। लेकिन इस व्यवस्था पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने गंभीर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा यह जो है मुस्लिम लीग के लिए मान्य नहीं है, मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे, वरना मुस्लिमों की आवाज़ जो है दब जाएगी। इस प्रकार की मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की और मिलाकर के नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट पर आम सहमति नहीं बन पाई, कह लीजिए। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर जो है साइमन कमीशन की जब घोषणा हुई थी, तभी ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को समझने के लिए जो है गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। गोल मेज का मतलब एक मेज के चारों तरफ सब लोग बैठ करके उस कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। और 3 गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। पहले गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से तो कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरे गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो है भाग लिया था। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि पूरी तरह जो है गोलमेज सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। और इस वजह से जो है फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह जो है चलाना जो है शुरू कर दिया गांधी जी के निर्देशन में। तो यहाँ दिया गया है, पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फरवरी 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद, गांधी और इरविन में एक समझौता हुआ था फरवरी 1931 में, उसके बाद से जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया।
पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी ने भाग लिया था। और कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने। श्रीमती सरोजनी नायडू, यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। दूसरे समुदाय का मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से आयोजित किया गया। दलित समुदाय एक था, दलित समुदाय की तरफ से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आमंत्रित किए गए थे। तो कुल मिलाकर के दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों को भी जो है इस गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। फिर बाद में आपने देखा कि जो है 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक अधिनिर्णय। इस अधिनिर्णय में यह कहा गया कि अब जो है निर्वाचन की व्यवस्था अभी तक जो मुस्लिमों की थी वह जो है बढ़ा करके दलितों को भी कर दी जाएगी। अब सोचिए ब्रिटेन के लोग जो है भारत को कितना बांटना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिमों को तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तो दे ही दी। अब वो जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी कि दलितों को जो है अलग से निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा। यानी दलितों का चुनाव कौन करेगा? केवल दलित करेंगे, और जितनी उनकी आबादी होगी उससे ज़्यादा उनके प्रतिनिधि जो है चुन करके कहाँ जाएंगे? राज्यसभा और लोकसभा में जाएंगे। जिसका जो है बहुत गंभीर विरोध किया। गांधी जी स्वयं अनशन पर बैठ गए। तो गांधी जी जब अनशन पर बैठ गए तो गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ। कौन समझौता हुआ? पूना समझौता हुआ, जिसके बाद से यह मान लिया गया कि अब जो है इस जो है कम्युनल अवार्ड को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? इस जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ध्यान दीजिए, आज का जो आपका संविधान है, हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसकी 60% व्यवस्थाएं, कितनी परसेंट? 60% से ज़्यादा व्यवस्थाएं ठीक जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर इसलिए आधारित है क्योंकि भारतीय जो है उस पद्धति में रहने के व्यवस्थित हो गए थे। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर जो कह लीजिए बैकबोन था भारतीय संविधान का, वो कहाँ से आया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया। इसमें क्या किया गया? इसमें जो विषय थे, अभी तक तो आपने देखा कि विषयों को जो है 2 आधारों पर विभाजित किया गया था। एक केंद्र सूची थी और दूसरी कौन थी? राज्य सूची थी। अब जो है विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट गया। एक को बोला गया संघ सूची। क्या बोला गया? संघ सूची। दूसरे को बोला गया राज्य सूची, और तीसरे को क्या बोला गया? तीसरे को बोला गया समवर्ती सूची। क्या बोला गया? समवर्ती सूची। यानी केंद्र की सूची पर, संघ की सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य की सूची पर राज्य सरकार संविधान बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकते हैं। दोनों अपना इस मुद्दे पर शासन व्यवस्था संचालित कर सकते हैं। आज के भारतीय संविधान की जो पद्धति है वो भी इसी 3 मॉडल को जो है अपनाती है। आप देखेंगे संविधान में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आज भी जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो है विभाजित है। जो व्यवस्था कहाँ से लाई गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लाई गई थी। और इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। अभी तक क्या था? अभी तक जो है अखिल भारतीय संविधान जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब इंडिया क्या था? इंडिया जो है बिल्कुल टूटा हुआ था। अब जो है एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई। ठीक है ना? किसकी बात की गई? ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई। अखिल भारतीय फेडरेशन महासंघ की जो है बात की गई, जिसमें जो है यह प्रस्ताव रखा गया कि जितने ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र हैं, जो ब्रिटिश अधिकृत राज्य हैं, वो जो है क्या होंगे? वो इस ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल हो जाएंगे।
दूसरे जो प्रिंसली स्टेट है, जिन्हें जो है आप कह लीजिए देसी रियासत कहा जाता था, देसी रियासतों को भी जो है इस ऑल इंडिया फेडरेशन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। और आप जानते हैं उस समय देसी रियासतों में लगभग 50% से ज़्यादा ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों के ही स्वामी भक्त थे, जहाँ के शासक क्या थे, अंग्रेजों के ही स्वामी भक्त थे, और सहायक संधि पर जो है उनकी व्यवस्था संचालित होती थी। सहायक संधि का मतलब सेना उना के संदर्भ में जो है, शासन के संदर्भ में सारा मसला किसका रहता था, सारा मसला अंग्रेजों का रहता था। तो कुल मिलाकर के जो है अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। संघ तथा केंद्र की भी शक्तियों का विभाजन किया गया। मैंने आपको बताया विभिन्न विषयों की 3 सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद जो है 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, मैंने आपको बताया कि राज्य में जो है 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक तो थी रिजर्व व्यवस्था। रिजर्व व्यवस्था का मतलब उस पर कानून कौन बनाता, केवल जो है गवर्नर बनाता। दूसरा क्या था, हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषय पर जो है कानून कौन बना सकता था, भारतीय मंत्री जो है उस विषय के जिम्मेदार थे। इस व्यवस्था को जो है राज्य स्तर से समाप्त कर दिया गया। और आप देखते हैं कि 1935 के बाद से जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंट का मतलब राज्य सरकार को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई कि वह जो है बिल्कुल भारतीय मंत्रियों के आधार पर ही जो है शासन व्यवस्था संचालित करेंगे, यानी गवर्नर को भारतीय मंत्रियों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। कुल मिलाकर के 1935 के अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को पूरी तरह से स्वायत्तता मिल गई थी। 1935 के अधिनियम के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें जो है 1938 के आसपास जो है कह लीजिए कई राज्यों में कांग्रेस वगैरह की सरकारें भी बनी थी। और क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद तथा केंद्रीय परिषद, वो तो मैंने आपको बताया ही था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के लिए सिद्धांत को स्वीकार किया गया और प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। एक तो प्रांतीय सूची है राज्य सूची, दूसरा समवर्ती सूची पर भी विधायिका क्या कर सकती थी, राज्य की कानून बना सकती थी। और प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता था। बिल्कुल आज की व्यवस्था जो है राज्य सरकार की, वह व्यवस्था 1935 के अधिनियम के जरिए ही जो है स्वीकृत कर दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए पूरा राज्य सरकार क्या हो गया था, वो इंडिपेंडेंट हो गया था। हालांकि केंद्र स्तर पर जो है अभी पूरी तरह बुरी व्यवस्था थी। केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने का अधिकार था वह जो है एक तो हस्तांतरित हो गया और दूसरा क्या हो गया था, दूसरा जो है रिजर्व हो गया था। हस्तांतरित विषयों पर जो है कानून भारत के लोग, भारत के मंत्री जो है उस पर बना सकते थे, लेकिन रिजर्व व्यवस्था क्या थी, अभी भी जो है गवर्नर जनरल जो होता था भारत का, जिसको आप वायसराय कहते हैं, वही जो है कानून क्या करता था, बनाता था। फिर इसके बाद जो है आप देखते हैं कि भारत के लोगों ने जो है मांग की कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए। फिर ऐसी परिस्थिति आई कि ब्रिटेन को यह घोषणा कर देनी पड़ी कि भारत जो है अब क्या होगा, अब जो है भारत को हम मुक्त करते हैं। और आप देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो है देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो उस समय जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, जिसके आधार पर भारत को आज़ादी मिल गई। यह अधिनियम कहाँ पारित किया गया था, यह अधिनियम, ये सारे अधिनियम कहाँ पारित होते थे, ब्रिटिश संसद में पारित होते थे। कहाँ पारित होते थे, ब्रिटिश संसद में पारित होते थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहाँ पारित हुआ, ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, जिसके जरिए जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान क्या क्या है, भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई और इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में किया जाना था। तो भारत और पाकिस्तान 2 राज्य, 2 अलग देश बन गए।
और क्या हुआ, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया, जो आजकल क्या कहलाता है, आजकल बांग्लादेश कहलाता है। बांग्लादेश जो है वो पहले क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में आप जानते हैं कि बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी। भारत के सैनिकों ने जो है पाकिस्तान के सैनिकों को हरा करके बांग्लादेश को क्या कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। और भारतीय रियासतों को आज़ादी दी गई। मैंने आपको बताया कि उस समय जो है भारत में, पूरे भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो जिन पर जो है ब्रिटिश अधिकार था, और दूसरा क्या था, दूसरे देसी रियासतें थी। देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि आपकी जो मर्जी करे वो आप करें। आपको भारत में शामिल होना है तो आप भारत में शामिल हो जाइए, आपको पाकिस्तान में शामिल होना है तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। तो बाद में हम देखते हैं कि इस व्यवस्था को लेकर के कई दिक्कतें भी आई जो है, ठीक है ना। जैसे हैदराबाद था और जूनागढ़ था, इन दोनों राज्यों ने जो है पाकिस्तान में विलय की इच्छा जताई थी। और आप बताइए, हैदराबाद जो है भारत के कितने अंदर है, जूनागढ़ जो है भारत के हिस्से के अंदर है। तो ये जो है समस्या जो है थोड़ा सा क्रिएट किया था क्या, जिसमें देसी रियासतों को जो है अपनी मनमर्जी से भारत या पाकिस्तान में भारत या पाकिस्तान को चुनने या जो है स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। क्या रहने का अधिकार दिया गया था, स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था। ये तो जो है भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है सूझबूझ और कुशलता का परिचय है कि आज भारत क्या है, एक यूनाइटेड है, एक जो है भारत की एक संयुक्त जो है सीमा है, और भारत एक अखंड भारत के रूप में जो आज दिख रहा है, वह जो है कहीं न कहीं वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यकुशलता का जो है परिणाम है। और क्या किया गया, इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो अस्थायी जारी करने का प्राधिकार दिया गया। उस समय तक जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के आज़ाद होने पर भी भारत के गवर्नर जनरल थे, जानते हैं ना। सबसे पहले तो माउंटबेटन बने थे, उसके बाद फिर सी राजगोपालाचारी वगैरह थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति तो अस्तित्व में आए नहीं थे। राष्ट्रपति तो अस्तित्व में जो है 1950 में आते हैं, आप देखते हैं। उसके पहले तक जो है गवर्नर जनरल ही क्या होता था, भारत सरकार का मुखिया होता था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ। भारत की जो वर्तमान संविधान है, उस संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ, जिसकी चर्चा हम लोग जो है कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर, ठीक है ना। यह समझेंगे कि संविधान जो है, संविधान के निर्माण की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, संविधान सभा की मांग किसने की थी, संविधान किसने बनाया जो है, कौन कब लागू हुआ, इन सब व्यवस्थाओं के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। फिर संविधान के जो है एक एक अनुच्छेद को जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार वगैरह के खंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, डीपीएसपी वगैरह पढ़ेंगे। तो मेरे साथ जो है कुल मिलाकर के आप बने रहिए। और इस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरा दावा है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप मेरे साथ जो है लगातार बने रहे, तो यह जो है विषय आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन फ्री रहेगा। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। कोई अगर आपको डाउट होता है, समझ में आता है, तो आप बेशक 97 93 37 10 24 एक नंबर है, इस पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.coaching.in। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।